दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे गांव से जुड़ी है जहां पर चूहों का कोहराम मचा हुआ था। यहाँ आदमखोर चूहों ने गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। वो इतने खतरनाक थे कि क्या जानवर और क्या इंसान सभी को नोच नोच कर खाने लगे थे। ऐसे में एक दिन गांव में एक व्यक्ति अपने बीमार बच्चे के साथ पहुंचता है और बांसुरी की धुन से गांव के सभी चूहों को भगाकर गांव वालों का दुख दूर करके उनका मसीहा बन जाता है। पर इसके बदले गांव वाले उसका शुक्रिया अदा करने की जगह कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत 1950 के दौर से होती है, जब कोरियन वॉर की समाप्ति हो चुकी थी। सीधा साधा वू रेओंग अपने बेटे योंग नैम के इलाज के लिए सियोल शहर की ओर जा रहा था। वू रेओंग के बेटे को टीबी की शिकायत के साथ ही साथ उसके पैर में पोलियो भी है, जिसकी वजह से वो काफी लंगड़ा के चलता है। सियोल उनके गांव से काफी दूर था और रास्ते में कई छोटे मोटे गांव पड़ते थे। वो दोनों भी चलते चलते ऐसे ही एक गांव में आ पहुंचे थे, जिसका नामो निशान कोरिया के नक्शे में ही मौजूद नहीं था। ये गांव देखने में जितना अजीबो गरीब था, उतने ही यहाँ के लोग भी विचित्र थे। सभी के सभी उन्हें देखकर ऐसे बर्ताव कर रहे थे मानो उन्होंने भूत देख लिया हो। यहाँ के लोगों का रहन सहन भी काफी अजीबो गरीब था। वहाँ ना तो सरकार द्वारा पहुँचाई गई सुविधाएं थी और ना ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था। तभी गाँव की मुखिया की नजर उन पर पड़ती है। वू रेओंग चुप रहकर उन्हें नमस्कार करता है, जिसके बाद वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने घर में आने का न्योता देता है। मुखिया उन्हें बताता है कि वो इस गांव का मुखिया है और उसकी पत्नी उसे कई साल पहले ही उसके इस अपाहिज पैर के चलते छोड़कर चली गई है। इसके बाद मुखिया वू से गांव में आने का मकसद पूछता है, जिस पर वो उससे कहता है कि मैं बांसुरी बजाता हूँ, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। मेरा बेटा कई दिनों से बीमार है, उसे काफी खांसी होती है, जिस वजह से मैं उसके इलाज के लिए सियोल जा रहा हूँ। जिसके बाद वो मुखिया से गुजारिश करता है कि वो और उसका बेटा कई दिनों से इस लंबे सफर को तय करने की वजह से थक गए हैं। अगर वो उन्हें गांव में 2 दिन ठहरने की मोहलत दे दें तो बड़ी कृपा होगी। इसी दौरान जब वू की नजर मुखिया के तंबाकू की लत पर पड़ती है, तो वो इस मौके का फायदा उठाते ही उसे एक सिगरेट का डिब्बा थमा देता है, जिससे खुश होकर मुखिया उसे गांव में एक और रात रुकने की इजाजत दे देता है। हालांकि वो एक शर्त भी रखता है कि वो गांव में किसी को ना बताए कि कोरियन वॉर समाप्त हो चुका है। जिसके बाद शाम का दृश्य दिखाया जाता है, जहां पर एक छोटे बच्चे के नामांकन का अवसर था। लेकिन तभी यूंग नैम की नजर उस बच्चे पर पड़ जाती है जिसके कानों को किसी ने काटा हुआ था। हालांकि ऐसा सिर्फ उस अकेले बच्चे के साथ नहीं था, बल्कि गांव में हर किसी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई जख्म था। अब ये जख्म क्यों था, ये तो आपको आगे पता चलेगा। खुशी के इस मौके पर वू अपनी बांसुरी से गांव वालों का मनोरंजन करने की कोशिश करता है, मगर लोग ना जाने क्यों उससे दूरी बनाकर रखे थे। इतने में वहीं खाना बना रही मी शूक को अंडे को फोड़ते वक्त उसमें लाल खून नजर आता है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। सभी गांव वाले अचानक से घबरा गए और उसके पास आकर मुखिया बताता है कि डरने की कोई बात नहीं, बल्कि ये जश्न मनाने का संकेत है, क्योंकि जल्द ही तांत्रिक की आत्मा मी शूक पर आएगी, जो इस गांव की अगली रखवाली होगी। रात के समय गांव वाले इसी बात का जश्न मना रहे होते हैं। मुखिया सभी को वू रैंक से मिलवाते हैं और बताते हैं कि ये युद्ध का ही एक रिफ्यूजी है और कल इस गांव से चला जाएगा। ये आज रात तक का मेहमान है। ये सुनते ही गांव वाले वू रेओंग से बाहर के हालातों के बारे में पूछने लगते हैं। सभी उससे अलग अलग सवाल कर रहे थे, जैसे कि गांव के बाहर क्या अभी भी अंग्रेजों का कब्जा है, क्या जापान के प्रधानमंत्री जिंदा हैं या नहीं, और आखिर ये युद्ध कब तक थमेगा। बेचारा वू रेओंग असमंजस में पड़ जाता है। वो बहुत ही भोला भाला था, उसने कभी भी किसी से झूठ नहीं बोला था। ऐसे में उसकी नजर मुखिया जी पर जाती है, जो तुरंत ही लीपा पोती करके गांव वालों को उसे परेशान न करने की बात कहकर शांत कर देते हैं। तभी भीड़ में से एक शख्स मुखिया जी से कहता है कि आपने कहा था कि अब वो हमें परेशान नहीं करेंगे, लेकिन उनका आतंक तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। उनकी संख्या तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और अब अनाज भी खत्म होने लगा है। जिस पर मुखिया का लड़का नैमसो उस आदमी को चुप करने की कोशिश करता है, मगर तब तक वू रेओंग को सब कुछ समझ में आ चुका था कि वो लोग किसकी बात कर रहे हैं। वू रेओंग उनसे कहता है कि आप लोग चूहों की बात कर रहे हैं ना, जिस पर नैमसू उसे बताता है कि उन्हें ऐसे वैसे चूहे समझने की भूल मत करो। ये चूहे इतने आदमखोर हैं कि इंसानों को भी खा जाते हैं। जिस पर वू रेओंग उनसे कहता है कि अगर वो उसे एक मौका दें तो वो उन्हें भगा सकता है। ये सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वू रेओंग की बांसुरी में इतना जादू है कि वो किसी भी चीज से संपर्क कर सकता है, बिल्कुल हमारे कृष्ण कन्हैया की तरह। अपनी बात को साबित करने के लिए वो बांसुरी को बजाना शुरू करता है और झोपड़ी के ऊपर मौजूद
बावजूद सभी चूहे कूद कूद कर वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखकर सबके सब चौंक जाते हैं और उन्हें देखकर उनके मन में एक उम्मीद की किरण जागती है। उन्हें लगता है कि वाकई में वू रियोंग की धुन में जादू है। गांव के लोगों की उत्सुकता को देखकर मुखिया भी अपनी भावनाओं को दबा नहीं सका और गांव के चूहों से छुटकारा दिलाने पर वू रियोंग को एक गाय की कीमत जितनी रकम इनाम के तौर पर दिए जाने की घोषणा कर देता है। सभी गांव वाले मुखिया की दरिया दिली से बेहद खुश होते हैं और वहीं दूसरी तरफ वू रियोंग के लिए भी ये पैसा कमाने का एक अच्छा अवसर था। आखिर उसे अपने बेटे की बीमारी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत जो थी। अब अगले ही दिन वू रियोंग अपने काम पर लग जाता है। वो गांव के हर कोने को बारीकी से देखने लगा। उसे मालूम पड़ा कि ये गांव क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है, हवा का रुख भी नीचे गांव की तरफ बहता है। इधर नन्हा यूंग नैम पूरा दिन मीशुक के साथ ही गुजारा करता था, जो उन दोनों के खाने पीने का ख्याल रखती थी। यूंग नैम को मीशुक बहुत पसंद थी। उसे उसमें अपनी खोई हुई माँ नजर आती थी, वही माँ जो उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी। वू रियोंग भी मीशुक को काफी पसंद करता था, लेकिन उसे अपने प्यार का इजहार करने से डरता था। हालांकि वो अपने प्यार भरे गीत गाता रहता था, जिससे हमें साफ साफ समझ में आता था कि मीशुक भी उसे अपना दिल दे बैठी है। एक दिन इसी दौरान वू रियोंग की नजर मुखिया के बेटे पर पड़ती है, जो कि गांव से थोड़ा बाहर चूहों को मांस खिला रहा था। ये बात वो मुखिया जी से पूछता है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि जी हाँ, नैम शू मेरे कहने पर ही ऐसा करता है, क्योंकि जब हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी चूहों की तादाद खत्म नहीं हुई, वो इतने खतरनाक हो गए थे कि खुद ब खुद शिकारी बिल्लियों को ही अपना शिकार बनाने लगे, रात में छोटे बच्चों को भी खाने लगे। तो हम सभी चीनी आर्मी से डर के गांव छोड़कर भागे और गांव में बच गए कुछ कुष्ठ रोगी और वो तांत्रिक चूहे उन्हें भी अपना शिकार बनाने लगे। और जब तक हम वापस पहुँचे तो पूरे गाँव के हर व्यक्ति को चूहे खा चुके थे। गाँव में कोई भी जिंदा नहीं बचा था और इसीलिए मांस की लत लग चुके इन चूहों को काबू में रखने के लिए हमें जबरदस्ती जानवरों का मांस खिलाना पड़ता है। ये सुनकर वू रियोंग काफी भावुक हो गया। गांव की परेशानियां अब उससे देखी नहीं जा रही थी और वो चूहों का सफाया करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करता है। वो गांव वालों को इकट्ठा करता है, उन्हें बताता है कि उसके पास 2 तरह के केमिकल्स हैं, जिनमें से एक को सूंघने से इंसानों को थोड़ा नशा सा लगता है, लेकिन चूहों के लिए ये बेहद ही हानिकारक है, इसलिए सब नाक पर कपड़ा रखेंगे। वहीं दूसरा केमिकल जो बहुत ही बदबूदार है, लेकिन चूहों को बहुत पसंद है। ऐसे में मैं सबसे पहले गाँव की पहाड़ी पर जाकर आग लगाऊंगा और इस पहले वाले पाउडर को आग में डालूंगा, जिससे धुएं की आग से पूरे गांव में वो केमिकल मिल जाएगा और चूहे अपने अपने घर से भागने लगेंगे। फिर हम दूसरा पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि चूहों को बहुत पसंद है। इसे सभी घरों से जोड़कर गांव के बाहर तक ले जाएंगे, ताकि घरों से भागते हुए सभी चूहे इस पाउडर का पीछा करते करते गांव से बाहर भाग जाएंगे। वू रियोंग का आइडिया कितना कमाल का था वो तो वक्त बताएगा। गांव के कुछ लोगों को उस पर विश्वास जरूर था, तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे जिसे ये आइडिया बिल्कुल भी फेल लगता था। सुबह होती है और हम देखते हैं कि अगले दिन वू रियोंग अपने आइडिया के तहत पहाड़ी पर आग लगाता है, जिससे धुआं नीचे घाटी तक आने लगता है। सभी गांव वाले मुंह पर कपड़ा बांधकर पूरी तैयारी के साथ डटे हुए थे। वू रियोंग बांसुरी बजाना शुरू करता है। उधर मीशुक भी मुखिया के इशारों पर तांत्रिक बनने का ढोंग शुरू कर देती है। गांव वाले उसके उस रूप को देखकर उसके सामने हाथ पैर जोड़ने लगते हैं। थोड़ी देर ही हुई थी कि गांव के सभी गली कूचों से चूहे निकलकर बाहर रोड पर बेहोशी की हालत में मंडराने लगे। पूरा गांव चूहों से भर चुका था, जिसे देखकर गांव वाले तो हक्का बक्का रह गए। गांव वालों को लग रहा था कि ये पूरा चमत्कार तांत्रिक की आत्मा ने किया है, मगर मीशुक अच्छे से जानती थी कि उसका इसमें कोई हाथ नहीं है। सारा किया धरा वू रियोंग का है, मगर वो चाहकर भी मुखिया के खिलाफ नहीं जा सकती थी। चूहे बड़ी ही तेजी से गांव छोड़कर भागने लगे। वू रियोंग उन सबको जंगल के दूसरी दिशा में बनी गुफा में कैद करना चाहता था, लेकिन जितनी तेजी से चूहे भाग रहे थे उस हिसाब से वू रियोंग के लिए दौड़ना बेहद मुश्किल था। वो चूहों का पीछा करते करते थोड़ी तेजी से भागने लगता है और गलती से लड़खड़ाकर गिर जाता है, लेकिन तभी उसका बेटा यूंग नैम वहाँ आ जाता है और अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करके सभी चूहों को उस गुफा की ओर मोड़ने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद दोनों बाप बेटे मिलकर उस गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देते हैं। जब वो गांव पहुंचते हैं तो लोग उनका हर्षोल्लास से स्वागत करते हैं। आखिर ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि जो काम उन दोनों ने किया था वो कोई बच्चों का खेल नहीं था। मीशुक उनकी इस कामयाबी से खुश है, यहाँ तक कि शायद ही गांव में ऐसा कोई होगा जिसकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। बस कोई उदास था तो वो था मुखिया, क्योंकि उसे इस बात की चिंता सता रही थी
कि आखिर अब वो इनाम के पैसे की व्यवस्था कैसे करेगा। यही कारण था कि जब रात में जश्न मनाने के लिए पूरा गांव शरीक हुआ था तो मुखिया वहां पर नहीं था। कुछ समय बाद वू रियोंग मीशूक से अकेले में मिलता है और उससे अपने दिल का इजहार करता है। वो उसे बताता है कि कैसे यूंग नाम की माँ की मृत्यु के बाद वो दूसरी ऐसी महिला है जिसके वो इतना करीब आया है, और बड़े ही प्यार भरे अंदाज में वो मीशूक के हाथ में एक लिफाफा थमाता है। इसी दौरान मुखिया उन्हें देख लेता है, लेकिन मीशूक वहां से भाग चुकी थी। घर जाकर लिफाफा खोलते ही मीशूक को उसमें बाल में लगाने वाली एक क्लिप मिलती है जो कि शायद यूंग नाम की माँ की रही होगी। मीशूक बिना कुछ सोचे समझे क्लिप को रोजाना अपने बालों में लगाने लगती है। वू रियोंग और उसके बीच अब काफी नजदीकी आ गई थी और दोनों के चेहरों के हाव भाव से भी ये चीज साफ साफ नजर आ रही थी। मुखिया भी उनके प्रेम प्रसंग के बारे में अच्छे से जान चुका था। वो ये भी जानता था कि अगर गलती से भी मीशूक वू रियोंग के साथ भाग गई तो उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और वो दोबारा कभी गांव पर राज नहीं कर पाएगा। अपना भविष्य बचाने के लिए मुखिया सबसे पहले मीशूक के पास जाता है और उसे धमकाता है कि भूल गई वो दिन जब तुम भूखी प्यासी मेरे पास इस गांव में रहने का ठिकाना मांगने आई थी। तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था कि आप मुझे बस इस गांव में रहने की जगह दे दीजिए, बाकी आप जो कहेंगे मैं वो सब करूंगी। अब तुम इतनी चालाक हो गई हो कि एक शहरी इंसान के प्यार में पड़कर गांव छोड़कर भागना चाहती हो। मीशूक बिलबिलाकर रोने लगती है और कहती है कि मैं तांत्रिक नहीं बन पाऊंगी, मुझे ये सब करना बिल्कुल भी नहीं आता। मुखिया बोलता है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस उस मरी हुई तांत्रिक की नकल करनी है और मैं जैसा कहूँगा वैसा वैसा करना है। मीशूक इसी वजह से गांव में डरी डरी हुई रहती है। इधर मुखिया को भी डर है कि कहीं उसने गांव के अतीत के बारे में वू रियोंग को ना बता दिया हो। वहीं उसका दिमाग ये सोचकर भी खराब हो रहा था कि कहीं वू रियोंग ने उसके प्यार में पड़कर कोरियन युद्ध खत्म होने की बात ना उगल दी हो, क्योंकि अगर ये बातें गांव वालों को पता चल गई तो उसका ये बना बनाया साम्राज्य खत्म हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, जब गांव पर संकट के बादल छा गए थे तो मुखिया गांव वालों को लेकर वहां से भाग गया था और गांव में सिर्फ वो कुष्ठ रोगियों के साथ साथ वो तांत्रिक ही बची थी जिसने गांव के लोगों को ऐसे छोड़ना सही नहीं समझा और उनकी हर मुमकिन मदद की। खतरे के बादल टले तो मुखिया अपने लोगों के साथ गांव में वापस आया, पर तांत्रिक ने उसे गांव के अंदर जगह देने से मना कर दिया। मुखिया उसके सामने काफी गिड़गिड़ाया, उसके हाथ पैर जोड़े, जिसके बाद बेचारी तांत्रिक का दिल पिघल गया और उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उधर वू रियोंग भी इसी तांत्रिक की तरह गांव का चहेता बन चुका था। हर कोई उसकी बांसुरी की धुन पर ऐसे थिरक रहा था जैसे गोपियां श्री कृष्ण की धुन पर मोहित हो जाया करती थी। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ उसी की चर्चा हो रही थी, हर कोई उसका जिक्र करता था। और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना, वू रियोंग के आने से गाँव का इतना भला जो हो चुका था। पर मुखिया और उसके बेटे को ये बात कहाँ से हजम होने वाली थी। दोनों मिलकर गाँव के और लोगों के साथ एक सभा बुलाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि ये सारा षड्यंत्र वू रियोंग और मीशूक का रचाया हुआ है। चूहों को किसी और ने नहीं बल्कि तांत्रिक की उस आत्मा ने भगाया है। ये दोनों बस ये चाहते हैं कि इनाम की मोटी मोटी रकम को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए रफू चक्कर हो जाए। गांव वालों ने जब अपने तांत्रिक की भागने की बात सुनी तो वो सब डर गए और उन्हें चिंता सताने लगी कि अगर उनकी तांत्रिक गाँव छोड़कर चली गई तो आखिर उन्हें संकट से कौन उभारेगा। आखिरकार मुखिया अपने लोगों के बीच जहर घोलने में कामयाब होता है। वो उनके जहन में ये बात डाल देता है कि वू रियोंग कोई आम आदमी नहीं है बल्कि एक चीनी जासूस है, जिसे अगर गांव से जिंदा जाने दिया तो वो पक्का कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी सेना अपने पीछे ले आएगा और फिर हमारा ये सुंदर सा दिखने वाला गांव तबाह हो जाएगा। सभी लोग मुखिया की बातों में आ जाते हैं और जिस वू रियोंग की सब बीते दिनों वाहवाही कर रहे थे अब उससे सब अपना मुंह फेरने लगते हैं। मुखिया की चाल कामयाब हो रही थी। शाम होती है और हम देखते हैं कि वू रियोंग मीशूक से गांव छोड़ने की बात करता है, जिस पर वो उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी और अब उसे किसी का डर नहीं था। मीशूक की हाँ सुनते ही वू रियोंग की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मीशूक से कहता है कि मैं तुरंत ही मुखिया के घर जाकर इनाम की रकम उससे ले लेता हूँ और फिर सुबह होते ही हम गाँव छोड़ देंगे। लेकिन मीशूक उससे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि हमें उन पैसों की जरूरत नहीं है, हम शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम करके अपनी जिंदगी सुखी सुखी बिता लेंगे। तुम्हें नहीं पता है ये गांव वाले कितने कुकर्मी हैं, इन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। बेचारा वू रियोंग ये सब कहाँ समझने वाला था। वो तो एक भोला भाला आम इंसान था, उसे तो अभी सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं था। थोड़ी देर बाद वो मुखिया के घर जाता है और उनसे इनाम की रकम का जिक्र करता है।
जिस पर मुखिया उसे बोलता है कि आओ ये लो तुम्हारा इनाम, मैंने इसे कब से तैयार करके रखा था। और जैसे ही वू रियोंग उसे उठाने लगता है, मुखिया का बेटा नामसू एक धारदार चाकू से उसकी उंगलियों को काट देता है। बेचारा वू रियोंग दर्द से कराहने लगता है। मुखिया उसके बस्ते को उठाकर सभी गांव वालों के सामने खाली कर देता है, जिसमें से कोरिया का नक्शा और सियोल के उस डॉक्टर का पता निकलता है। वो कोरिया का नक्शा उठाकर गांव वालों से कहता है कि ये देखो हमारे गांव का नक्शा। और इस व्यक्ति ने उस दिन जो धुआं किया था वो चूहों को भगाने के लिए नहीं था, बल्कि अपने चीनी साथियों को संदेश भेजने के लिए था। गांव के अनपढ़ गवार लोगों को आखिर क्या ही पता कि आखिर नक्शा किस चीज का नाम है। वो तो ठीक से पढ़ लिख भी नहीं सकते थे। बस जैसा जैसा मुखिया कहता है वो सब उसकी बात मानते थे। और थोड़ी ही देर बाद सभी मिलकर बेकसूर वू रियोंग पर उंगली उठाने लगते हैं। शोर शराबे को सुनकर यूंग नैम भी उठ जाता है और बाहर अपने पिता की कटी उंगलियों को देखकर जोर जोर से रोने लगता है। पर गांव वालों को तो उस नन्हे से बच्चे पर भी तरस नहीं आता। वो सब उसे भी जासूस कहने लगते हैं। सभी लोग उन दोनों को बाहर लाकर बस मारने ही वाले थे कि तभी मी शूक अंदर से आती है। उसके भी पेट में छुरा भोंका गया था। वो जानती थी कि ये गांव वाले आखिर कितने अंधविश्वासी हैं। और ऐसे में वू रियोंग और उसके बेटे को बचाने के लिए वो आखिरी बार तांत्रिक की नकल करती है। और उसके आखिरी शब्द होते हैं कि जब दिन में सूरज नहीं होगा और रात में चांद नहीं चमकेगा, उस दिन वो आएगा तुम्हारा काल बनकर। मी शूक अच्छे से जानती थी कि अब मुखिया किसी भी हालत में उसे जीने नहीं देगा, इसलिए वो वहीं पर दम तोड़ देती है। उसकी मुट्ठी में वू रियोंग की दी हुई वही प्यार की निशानी थी, वही क्लिप जो उसने उसको दिया था। मी शूक की बात सुनकर सभी गांव वाले सहम उठते हैं। सभी गांव वालों को याद आ जाता है कि उन्होंने बरसों पहले कितना बड़ा पाप किया था। और ये पाप कुछ और नहीं बल्कि उस तांत्रिक की ही ऐसी सामूहिक हत्या थी जो उन्होंने मुखिया के कहने पर किया था। उन्होंने सभी कुष्ठ रोगियों और तांत्रिक को चूहे से भरे उस कमरे में फेंक दिया था ताकि कुछ समय तक उन चूहों से छुटकारा मिल सके। लेकिन चूहे कहाँ मानने वाले थे, उनका पेट कहाँ ही भरता और उनका आतंक बढ़ता गया, जिससे तांत्रिक ने बिल्कुल उसी तरह मरते वक्त श्राप दिया था जिस तरह आज मी शूक ने दिया है। मी शूक के ये सब करने की वजह से मुखिया का सारा प्लान खराब हो गया। मुखिया अब चाहकर भी वू रियोंग को मार नहीं सकता था, इसलिए उसने खाने का कुछ सामान देकर वू रियोंग और उसके बेटे को गांव छोड़कर जाने को कहा। दोनों फौरन ही गांव छोड़कर चले गए। थोड़ी दूर चलने पर यूंग नैम को भूख लगी तो उसने मुखिया का दिया हुआ वही खाना खाया जो उसकी भूख को तो नहीं मिटा सका, लेकिन उसे हमेशा हमेशा के लिए शांत जरूर कर दिया, क्योंकि दोस्तों उसके खाने में जहर था। खाना खाने के तुरंत बाद ही यूंग नैम बेहद ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगा और जहर फैल जाने के कारण अपने पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया। बेचारे वू रियोंग और उसके बेटे का क्या ही कसूर था, उन्होंने तो उल्टा गाँव के लोगों की भलाई ही की थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस भलाई की कीमत उन्हें इस तरह चुकानी पड़ेगी। वू रियोंग अपने बेकसूर बेटे की जान का बदला लेने के लिए गांव में वापस आता है। वही उनके पापों की सजा देने के लिए आया है जिसकी भविष्यवाणी खुद तांत्रिक ने की थी। वो पहाड़ों पर जाता है और वही तरीका दोहराता है जो उसने चूहों को भगाने के लिए किया था, बस आज चाल उल्टी दोहराई थी। धुआं तो उठा था लेकिन चूहों को भगाने के लिए नहीं बल्कि गांव वालों को सुलाने के लिए। रात बेहद गहरी थी, गांव वाले बड़े ही आराम से सो रहे थे कि तभी चूहे बांसुरी की आवाज पर अपने बिल से बाहर निकलते हैं और गांव वालों पर हमला कर देते